ब्रिटेन इज द वसाल स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एक देश जो कभी दुनिया पे राज करता था, जिसका एम्पायर इतना बड़ा था कि उस पर द सन नेवर सेट्स कहा जाता था। आज वही ब्रिटेन अमेरिका की परछाई में अपना वजूद ढूंढ रहा है। एक टाइम था जब लंदन दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल था, स्टर्लिंग पाउंड दुनिया की रिजर्व करेंसी थी और दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन पर ब्रिटेन का राज था। लेकिन आज 2025 में ब्रिटेन दुनिया की सिर्फ छठी इकोनॉमी है। ग्रोथ सिर्फ 0.11% के आसपास अटक गई है। मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो चुकी है और ब्रेक्सिट के बाद तो यूरोप उसे द सिक मैन ऑफ यूरोप कहने लगा है। तो सवाल ये है, वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद भी ब्रिटेन ने अपनी ताकत कैसे खो दी? इसकी शुरुआत एक ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट से हुई जिससे ब्रिटेन स्विस क्राइसिस कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं थी, ये वो वक्त था जब दुनिया को पता चला कि ब्रिटेन अब सिर्फ ग्रेट नहीं रहा। और सबसे बड़ा सवाल, आज भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुकी है, भारत को इससे क्या सीखना चाहिए ताकि हमारा रास्ता चाइना या यूएस जैसा हो, ब्रिटेन जैसा नहीं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें 17वीं सेंचुरी में जाना होगा। 1750s में ब्रिटेन सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नेशन था जिसे फ्रांस और स्पेन जैसे एम्पायर्स डोमिनेट करते थे। लेकिन ब्रिटेन के पास एक सीक्रेट वेपन था, इनोवेशन। यहीं से शुरू हुई दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टीम इंजन्स की सीटियां, कोल माइंस का धुआं, टेक्सटाइल मिल्स की घंटी और रेलवेज के नए ट्रैक्स। ये सिर्फ मशीन नहीं थे, ये ब्रिटेन के लिए एक पासपोर्ट थे दुनिया का सुपर पावर बनने का। 1820 तक ब्रिटेन दुनिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन गया और ग्लोबल इकोनॉमी का 20% कंट्रोल करने लगा। लंदन फाइनेंस और इंश्योरेंस का हब बन गया। मैनचेस्टर और बर्मिंघम दुनिया के वर्कशॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बन गए और रॉयल नेवी की ताकत ने 1805 की ट्रफलगर बैटल के बाद 100 साल तक समुद्र पर ब्रिटेन का राज तय कर दिया। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन को बैर्स की प्रॉब्लम हुई और सॉल्यूशन आया कॉलोनीज के तौर पर। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ट्रेडिंग कंपनीज ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए जो धीरे धीरे मिलिट्री और फुल कॉलोनीज में कन्वर्ट हो गए। रूल सिंपल था, कॉलोनी से चीप रॉ मटेरियल निकालो, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में प्रोसेस करो और वापस महंगाई में बेचो। 1850 से 1900 तक दुनिया के 25% लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ चुके थे। ब्रिटेन ग्लोबल जीडीपी के 23% कंट्रोल करता था और दुनिया के 90% शिप्स पर ब्रिटिश फ्लैग था। ब्रिटेन ने माल के साथ कल्चर भी एक्सपोर्ट किया। इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिकेट, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज एजुकेशन और लीगल सिस्टम जो आज भी दुनिया के आधे देश में दिखता है। लेकिन एम्पायर की असली ताकत थी इंडिया, द ज्वेल इन द क्राउन। कॉटन, जूट, इंडिको, चाय, मसाले और चीप लेबर इंडिया से निकाले गए। मैनचेस्टर की फैक्ट्री में प्रोसेस हुआ और वापस इंडिया में महंगा बेचा गया। इंडिया वीवर्स बर्बाद हुए, लेकिन मैनचेस्टर कॉटन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया। इकोनॉमिक हिस्टोरियन उत्साह पटनायक के हिसाब से 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने लगभग 45 ट्रिलियन का धन इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया। और लूट सिर्फ माल तक नहीं थी, इंडियन टैक्स पेयर्स ब्रिटिश आर्मी फंड करते और इंडियन सोल्जर्स अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया की वॉर में भेजे जाते। ब्रिटिश कहते थे कि वो इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं, लेकिन असल में इंडिया ही ब्रिटेन की सिविलाइजेशन कर रहा था। लंदन की बत्तियां, मैनचेस्टर की मिल्स, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरीज सब इंडिया के पैसों पर चल रही थी। हर एम्पायर के साथ एक टर्निंग पॉइंट होता है और ब्रिटेन के लिए वो वर्ल्ड वॉर्स थे। 1914 में यूरोप में जंग भड़क गई और ब्रिटेन जो तब तक दुनिया का बॉस था, जर्मनी के खिलाफ लड़ने निकला, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इंडियन सोल्जर्स, अफ्रीकन ट्रूप्स, ऑस्ट्रेलियन और कनाडियन आर्मीज सब साथ बुलाए गए। सिर्फ इंडिया से ही 13 लाख से ज्यादा सिपाही लड़ने गए। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के हर कोने से सिपाहियों को बुलाया गया। ब्रिटेन जीत गया, लेकिन जीत का प्राइस बहुत महंगा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका कर्ज जीडीपी का 135% तक पहुंच गया। फैक्ट्रीज खत्म थी, इकोनॉमी स्लो और एम्पायर चलाना मुश्किल हो गया था। 20 साल बाद फिर से दुनिया आग में थी। हिटलर का जर्मनी यूरोप का डिक्टेटर बन के आया। ब्रिटेन ने खुद को लास्ट स्टैंड ऑफ डेमोक्रेसी दिखाया।
चर्चिल की स्पीचेस ने मुराल उठाया और लंदन में बॉम्ब्स के बावजूद देश खड़ा रहा। लेकिन असली सच ये था कि अकेला हिटलर को हरा नहीं सकता था ब्रिटेन। अमेरिका और सोवियत यूनियन की मदद ली, गोल्ड रिजर्व्स गिरवी रखे और इंडिया के पैसे और 25 लाख सोल्जर्स खींच लिए। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी बंगाल की भूखमरी के वक्त जब लोग भूख से मर रहे थे, ब्रिटेन उन्हीं रिसोर्सेज को अपनी वॉर मशीन में लगा रहा था। और जब 1945 में धुआं छटा, एक बात क्लियर थी, सुपर पावर नंबर 1 था अमेरिका और 2 सोवियत यूनियन। अगर ब्रिटेन को देखे तो वो एक थका हुआ शेर बन गया था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जो हथियार अमेरिका से खरीदे थे, उसकी आखिरी किस्त 2006 तक चुकाई गई। सोचो, पूरे 60 साल का कर्ज। 1945 तक ब्रिटेन पर 44 बिलियन का कर्ज था, आज के हिसाब से लगभग 700 बिलियन डॉलर का, और ट्रेजरी में सिर्फ 15 मिलियन डॉलर्स कैश बचा था। वॉर के दौरान ब्रिटेन ने अपनी 30% टोटल वेल्थ खो दी थी। गोल्ड रिजर्व्स भी 864 मिलियन पाउंड से गिरकर सिर्फ 3 मिलियन पाउंड ही रह गए। देश के शहरों जैसे स्वानसे और कोवेंट्री में बॉम्बिंग ने घर, स्कूल और फैक्ट्री बर्बाद कर दिए। 20% हाउसेस रिपेयर के लायक भी नहीं बचे थे। वापस आते हुए सोल्जर्स के पास न नौकरी थी न घर, खाना शॉर्टेजेस, लंबे क्यूज, राइजिंग डिवोर्स केसेस, ये सब ब्रिटेन की विक्ट्री के पीछे छुपी असली कहानी थी। जर्मनी के इंडस्ट्रियल बेस के मुकाबले ब्रिटेन के पास मशीन्स तो थी, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी और खत्म होती ताकत के साथ वो एक जीता हुआ देश होकर भी हार गया। और जब कॉलोनीज एक एक करके आजाद हो रही थी, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के देश, कैरिबियन सब अपनी राह ले रहे थे। लेकिन ब्रिटेन के लीडर्स और लोग अभी भी सोच रहे थे कि वो अब भी दुनिया के सबसे बड़े पावर हैं। उनके मन में एक ही ख्याल था, वापस ग्रेट ब्रिटेन बनना। यही वो पल था जब स्विस क्राइसिस 1956 आया, एक छोटा सा इंसिडेंट जो बता गया कि ब्रिटेन अब अपना असली दम दिखाने के लायक नहीं रहा। जब ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज खो रहा था और इकोनॉमी वीक हो गई, तब स्विस कैनाल, जो इजिप्ट का एक छोटा सा वाटरवे है लेकिन दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन, तेल, ट्रेड और मिडिल ईस्ट के सारे इंपोर्ट्स इस कनाल से जाते थे। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तब इजिप्ट के नए लीडर गमाल अब्देल नसर ने कनाल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब अब कनाल पर पूरा कंट्रोल इजिप्ट का था। ब्रिटेन के लिए ये खतरे की घंटी थी। उनके लीडर सोच रहे थे ये हमारी ग्लोबल ताकत का टेस्ट है। तो ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर मिलिट्री एक्शन का प्लान बनाया। लेकिन इस बार चीजें सिंपल नहीं थी। अमेरिका, जो ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था, ने क्लियर कर दिया, आप लोग ये नहीं कर सकते। डॉलर और एड का प्रेशर और यूएन के डिप्लोमेटिक एक्शन के सामने ब्रिटेन को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। यही वो मोमेंट था जब दुनिया को दिख गया ब्रिटेन अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो पहले था। एम्पायर छोटा हो गया, कॉलोनीज आजाद हो रही थी और फाइनेंशियल और मिलिट्री ताकत अमेरिका के साथ compete नहीं कर पा रही थी। एक लाइन में स्विस क्राइसिस ने ब्रिटेन का रियल पोजीशन दुनिया के सामने दिखा दिया। अब वो सिर्फ एक वसाल स्टेट बन गया था जो अमेरिका के डिसीजन का पालन करता था। 1956 का स्विस क्राइसिस एक वेकअप कॉल था ब्रिटेन के लीडर्स के लिए। उनको समझ आया कि एम्पायर का ख्याल छोड़ के अपने घर के मसले पर फोकस करना होगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ब्रिटेन की इकोनॉमी अंदर से काफी बीमार हो चुकी थी। 1950 से 1970 तक ब्रिटेन धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। फ्रांस और वेस्ट जर्मनी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनका ग्रोथ रेट 5 से 6% था और ब्रिटेन की जीडीपी सिर्फ 3% पर अटक गई थी। इसको ब्रिटिश डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि एक बीमारी थी, पर सिम्टम्स और भी ज्यादा सीरियस थे। पुरानी टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने की मशीन्स थी और ट्रेड यूनियंस की इतनी पावर जो मैनेजमेंट से ज्यादा कंट्रोल कर लेती थी। रिजल्ट, हर छोटी बात पर स्ट्राइक्स और प्रोडक्टिविटी गिरती गई। आज भी एक ब्रिटिश वर्कर जितना काम 5 दिनों में करता है, एक जर्मन या अमेरिकन वर्कर उतना 4 दिनों में कर लेता है। 1973 में जब ऑयल प्राइसेस 4 गुना बढ़ गए, ब्रिटेन की कमजोर इकोनॉमी को झटका लगा।
इन्फ्लेशन 25% तक पहुंच गई, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और लोगों के घर पर भी ब्लैकआउट्स झेलने पड़े। और ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्रिटेन का वेलफेयर स्टेट्स, एनएचएस और सोशल बेनिफिट्स जो फ्री में लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है, एम्पायर की इनकम बंद होने के बाद ये एक बिल बन गया इकोनॉमी पर, जो एक बोझ जैसा लगने लगा। आज भी ब्रिटेन की 28% आबादी स्टेट बेनिफिट्स या गवर्नमेंट के सपोर्ट पर निर्भर करती है और पब्लिक डेट लगातार बढ़ता गया। पैसा ग्रोथ में इन्वेस्ट होने की बजाय हेल्थ केयर और पेंशन्स में जा रहा था। 1979 में सिचुएशन चेंज हुई। तब मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने समझ लिया कि आम दवा काम नहीं करेगी, बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने ट्रेड यूनियंस की पार तोड़ दी, स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइज किया और लंदन को ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बनाया। सर्जरी सफल रही, पर एक साइड इफेक्ट ये हुआ, लंदन अमीर हो गया और नॉर्दर्न इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज बंद होने से लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। इससे लोगों के बीच में डिवाइड जरूर आया, भेदभाव और बढ़ने लगा। सबसे बड़ी वार्निंग आई ब्रिटेन के लिए 2016 में ब्रेक्जिट के फॉर्म में। यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना एक डिसीजन जो उनके लिए बहुत हानिकारक था। ब्रिटिश लोगों को लगता था कि वो अपनी पास्ट ग्लोरी एम्पायर की तरह ग्लोबल ट्रेड में दोबारा पा सकते हैं, पर रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। जीडीपी को 4% का नुकसान, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और कोविड के बाद 7 लाख से ज्यादा लोग वर्कफोर्स से बाहर हो गए और बेनिफिट्स पर निर्भर हो गए। आज ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.1% है, पब्लिक कर्ज लगभग 100% जीडीपी का, और इंडिया और जर्मनी से ब्रिटेन काफी पीछे हो गया है जीडीपी के नंबर के मामले में। यहाँ एक छोटी सी फाइनेंशियल फैक्ट क्लियर करना जरूरी है। जब हम कहते हैं पब्लिक डेट लगभग 100% ऑफ जीडीपी है, इसका मतलब ये है कि देश के टोटल उधार का साइज उसकी सारी इकोनॉमिक आउटपुट के बराबर है। जीडीपी और कर्ज का रिलेशन सिंपल है। अगर जीडीपी छोटी है और डेट ज्यादा, तो देश को इंटरेस्ट और रीपेमेंट में ज्यादा प्रेशर होता है और इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ब्रिटेन के केस में हाई कर्ज और लो ग्रोथ एक साथ आए, जिससे पॉलिसी डिसीजंस और भी मुश्किल हो गई। दोस्तों, अब हमारे लिए यहाँ पे क्या सबक बनता है? भारत जो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम एक फास्ट ग्रोथ एरा में जी रहे हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं और डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। पर याद रखिए, ब्रिटेन भी एक वक्त ऐसा था कि वो एक सुपर पावर था, और अगर हमने उनकी गलतियों से नहीं सीखा तो हम भी उसी ट्रैप में फंस जाएंगे जो आज ब्रिटेन है। ब्रिटेन की पहली गलती, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ब्रिटेन ने पुरानी ग्लोरी के चक्कर में ब्रेक्जिट कर लिया। इंडिया को फ्यूचर और ग्लोबल ट्रेड पर फोकस रखना होगा। ब्रिटेन ने सोचा था कि वो अकेले चलकर अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा, पर दुनिया ग्लोबल पार्टनरशिप पे चलती है आज। दूसरी सबसे बड़ी गलती ब्रिटेन की थी वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी का बैलेंस। ब्रिटेन ने वेलफेयर बढ़ाया पर प्रोडक्टिविटी नहीं। इंडिया को रेवड़ी कल्चर या फ्रीबीज से बचकर प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनानी होगी। सिर्फ सब्सिडी से देश नहीं चलता, असली ताकत उन हाथों में होती है जो इनोवेशन क्रिएट करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती ब्रिटेन की, लेगेसी इंडस्ट्री ट्रैप। ब्रिटेन पुरानी इंडस्ट्रीज में अटका रहा। इंडिया को डिजिटल और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। जिस देश ने इनोवेशन छोड़ दी, उसका ग्रोथ भी वहीं रुक गया, और यही ब्रिटेन के साथ हुआ। चौथी सबसे बड़ी गलती, ग्लोबल अलायंस। ब्रिटेन स्विस के बाद अकेला पड़ गया। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी ग्लोबल पार्टनरशिप्स में है, जिसे हमें और मजबूत बनाना होगा। आज के जमाने में दोस्तों के बिना कोई भी देश सुपर पावर नहीं बनता। डिप्लोमेसी ही नई डिफेंस की लाइन है। ब्रिटेन कॉलोनीज के चक्कर में काफी सारे देशों का ट्रस्ट खोता गया। दोस्तों, ब्रिटेन की कहानी एक वार्निंग सिग्नल है। अगर वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी का बैलेंस नहीं रखा और इतिहास में जीते रहे, तो सुपर पावर भी धीरे धीरे गिर सकता है। आपको क्या लगता है, ब्रिटेन ने और क्या गलती करी और भारत इससे क्या सीख सकता है, ताकि वो भी चाइना और अमेरिका जैसा सुपर पावर बन जाए? कमेंट्स में जरूर बताना।